हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, 1526 में एक युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। तो लोधी वंश के शासक को हराया था, यानी इब्राहिम लोधी को 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी भारत में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये होता 1526 में, लेकिन यहाँ पर इसकी डेट दी गई है। इसकी सही डेट है 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। और ये किसके बीच लड़ा गया है? बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच। तो 21 तारीख को लड़ा गया था और 21 तारीख को ही इस युद्ध का निर्णय आ गया था। लगभग 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने इसके साथ युद्ध किया था और ये जो इब्राहिम लोधी था इस युद्ध में मारा गया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो इस नीति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच और बाबर के बीच। और इसी युद्ध में इसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था और तोप खानों का भी प्रयोग किया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अपने अमीर सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए, एक युद्ध हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसको जीतने के उपरांत बाबर ने अपने सगे संबंधी और अमीरों के लिए खजानों का मुंह खोल दिया था और इसी कारण से इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ये जो रोड है सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था और दूरी मापने के लिए जगह जगह इसमें पत्थर भी लगवाए थे और छायादार पेड़ भी लगवाए थे। और चुंगी की भी व्यवस्था इस रोड पे की गई थी। ये रोड आपका कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान तक लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने कराया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने कराया था ये कराया था 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, ये जो कृति लिखी गई थी आईन अकबरी, ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। तो आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार का एक विद्वान व्यक्ति था और उसके यह महान कीर्ति भारत के परिचय के लिए महत्वपूर्ण है। तो आईन अकबरी जो एक भाग है किसका? अकबरनामा का। ठीक है। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 और पहली लड़ाई आपकी हुई 1526 में, हमने आपको बता दिया, और दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमू और अकबर के बीच। आपको बता दें, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में को हुआ था और ये युद्ध हुआ था हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम था हेमू, शॉर्टकट नाम हेमू था, वैसे पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था।
आप अकबर के सेनापति खान जमान और बहरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो धर्म शुरू किया गया था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर। आपको बता दें दीन ए इलाही जो धर्म चला गया था 1582 में चलाया गया था। ठीक है, 1582 में अकबर द्वारा इस धर्म को चलाया गया था और इस धर्म में सभी मूल तत्वों पर जो है नज़र डाली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? यानी कि चांद बीबी किस राज्य पर राज करती थी? तो ये करती थी अहमदनगर पर और इन्होंने अकबर को इसको सौंप दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदनगर। चांद बीबी बीजापुर की रानी और अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हुई थी जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? देखिए ये प्रणाली जो प्रारंभ की थी ये प्रारंभ की थी अकबर ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो मनसबदारी प्रणाली जो प्रारंभ की थी ये की थी अकबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिससे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब का जो शाब्दिक अर्थ है, अरबी शब्द अर्थ है पद या रैंक होता है। मनसब का अर्थ अरबी भाषा में होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। तो मनसब का अर्थ होता है अरबी भाषा में पद या रैंक और ये प्रारंभ की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? यानी मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? तो मुगल काल में जो भाषा चलती थी वो चलती थी फारसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। तो सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, विरोध कदम उठाया था, तो अकबर ने उठाया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक भारत पर राज किया है। ठीक है, और सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? हमने आपको बताया था शुरू में ही एक युद्ध हुआ है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसी युद्ध के कारण भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी और ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा जहांगीर। तो जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकारी इनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर रही। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीरी वहीं छपी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जीवन कथा जो लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी जिसको हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। अंतिम व तीसरा खंड आईन अकबरी है। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेला के नाम से किया था। तो इसके 3 खंड हैं। अंतिम व तीसरा खंड इसका आईन अकबरी है और एक खंड है इसका पंचतंत्र जिसका फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहेला के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद विवरण अपनी देनंदनी डायरी में दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। ऑप्शन सी बाबर ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का घोतक है प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार और शेरशाह की महानता का घोतक बना, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा आईने अकबरी हुमायूं नामा लिखा गया है। देखिए बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। अकबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में तुझके बाबरी और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके जहांगीरी। याद रखिएगा, फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। किसके? रज्मनामा के नाम से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया रज्मनामा के नाम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। किंग मेकर के नाम से सैयद भाइयों को हम जानते हैं, किंग मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर सेकंड, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। तो बहादुर शाह जफर सेकंड ये अंतिम मुगल सम्राट रहे हैं और इन्होंने आंदोलन जो हुआ था आपका 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भी भाग लिया था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी था टोडरमल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। देखिए टोडरमल जब्त प्रणाली के वास्तविक जनक थे। जो जब्ता प्रणाली थी उसके भी जनक थे टोडरमल, और उनकी इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह ने किया जो जब्ता हरसाला की तरह थी। बाद में अकबर ने इसे आईने दहसाला का रूप दिया। टोडरमल ही की सहायता से अकबर ने आईने दहसाला को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये उपासना भवन या पूजा गृह था और इसका नाम जो दिया गया था अकबर द्वारा इबादत खाना। इबादत खाना अथवा आराधना घर ये फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया है। एक प्रार्थना अथवा मीटिंग रूम इसको हम बोल सकते हैं। मूल रूप से यह जगह सुन्नी मुसलमानों के एकत्र होने की और धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। अन्य धर्म संप्रदायों और अनुयायियों के बीच छोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।